गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज फिर मैं एक नया वीडियो लेके आपके सामने हूँ। अब क्योंकि वीडियो एक दिन में 2 वीडियोस का मेरा टारगेट है, जिसमें एक साइकोलॉजी और एक रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस की 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिनमें हम साइकोलॉजी को लेकर चल रहे थे। तो आज उसी साइकोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे साइकोलॉजी में जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं। आज हम उन ऑर्गेनल्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं। उन ऑर्गेनल्स में हम कौन कौन से ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे आज मैं उसको बताने वाला हूं। और आज का टॉपिक है जिसको लेके आगे बढ़ेंगे वो रिलेटेड टू सेम कॉन्सेप्ट साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में एक बार बता दूं आपको, स्टडी ऑफ सेल, साइंस की वह ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल रिलेटेड टू सेल, वो सब साइटोलॉजी में आते हैं। ये बात हम कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। और साइटोलॉजी में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो सेल होती है उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उस लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं और हर ऑर्गेनल का एक डेफिनेट वर्क होता है सेल के पर्पज से, ह्यूमन बॉडी के पर्पज से। तो उसी के अकॉर्डिंग आज जिस हम टॉपिक को बात करने वाले हैं उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहेंगे ER, और हिंदी में इसे बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। और ये सब जानते हैं कि बायोलॉजी के जो हिंदी वाली टर्मिनोलॉजी होती है वो थोड़ी ऑकवर्ड फील कराती है। तो अंतः प्रद्रवी जालिका की बात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या वर्क है सेल के अंदर वो जानेंगे। इसी को लेके आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे अंतः प्रद्रवी जालिका है क्या, फिर इसके फंक्शन को हम बात करेंगे। अंतः प्रद्रवी जालिका, मैंने आपसे कहा था कि सेल के अंदर जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म, उसमें तरह तरह के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और उन्हीं ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम डिस्कवरी की बात करें, यानी खोज करने की बात करें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले बताया एक साइंटिस्ट थे पोर्टर, उन्होंने, और साथ में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमसन। तो पोर्टर और थॉमसन ने इन द ईयर ऑफ 1945 सेल ऑर्गेनल में एक ऑर्गेनल को डिफाइन किया जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पोर्टर और थॉमसन ने जो बताया, उसके बाद ये केवल खोज हुई थी कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब उस ऑर्गेनल का आगे चलकर जो नाम आया, अभी नाम नहीं दिया था, अभी नाम नहीं आया था, अभी उसको नाम नहीं दिया, अभी उसको केवल खोजा गया है, यानी उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। इसके नाम की बात करें तो इसको नाम दिया, इसके बाद नेम ओरिएंटेशन जो हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो पोर्टर ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1953। 1953 में पोर्टर ने इसे बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जालिका पाई जाती है जो सेल के अंदर पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन को मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल अभी बात करते हैं इसकी खोज किसने की। जैसा कि क्लियर है, खोज की पोर्टर और थॉमसन ने, लेकिन नाम दिया है इसे 1953 में पोर्टर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको आना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, आपको ये जानना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम किसने दिया। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो आप देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, किन किन कामों में ये काउंट की जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आपको मैं रफली डायग्राम समझाऊं, थोड़ा फोकस कीजिएगा, तो आपको याद होगा हमने सेल का जब रफली स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि ये बाहर की, मान लीजिए ये है एक सेल मेम्ब्रेन, इसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर ये है दूसरी, इसे कहते हैं, मैं आपको धीरे धीरे रफली स्ट्रक्चर से बता रहा हूं इसे क्या बोलेंगे। तो अब ये आपके सामने एक रफली डायग्राम है और आप इसे थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये है सेल वॉल, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं उसे फोकस करेंगे आप। सेल वॉल
सेल वॉल यानी कि प्लांट सेल की आउटर लेयर जो प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देती है, प्लांट सेल को जो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, स्ट्रेंथ देती है। वहीं बात करें अगर हम सेल वॉल की, तो सेल वॉल ने प्लांट सेल को स्ट्रक्चर दिया। और मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का मेन डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। एक कंटेंट ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है ये, इसे आगे लेके चले तो आउटर लेयर को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल से शुरुआत प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एनिमल सेल की स्टार्टिंग होती है। लेकिन प्लांट सेल की आउटर लेयर है सेल वॉल और उसके बाद के लेयर को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक सेल है जिसके अंदर सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। इस पूरे लिक्विड की बात करें जो मैंने आपको बताया था, ये पूरा लिक्विड फैला हुआ है इसके अंदर, यानी प्रोटोप्लाज्म का वो टाइप, प्रोटोप्लाज्म का एक प्रकार, साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। और ये लिक्विड, इसी के अंदर वो सारे ऑर्गेनल्स तैरते हैं, तरह तरह के ऑर्गेनल्स तैरते हैं ये सारे। लेकिन आज हम बात करें, मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस जो बीच में है और इसके अंदर भरा हुआ है वो लिक्विड जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपके समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला सेल वॉल, आउटर लेयर, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद की लेयर, उसके अंदर है ऑर्गेनल्स। और आज हम फंक्शन जानना चाहते हैं, बताना चाहता हूं मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर वॉल जो है वो अटैच रहती है, वो जुड़ी रहती है ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, चारों ओर से ऐसे करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो न्यूक्लियस की लेयर जुड़ी हुई है, तो जिस भाग ने, जिस पार्ट ने इसको, न्यूक्लियस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़े रखा है, इसी को कहा गया है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम यहां पर निकल के आ गया कि सेल को एक ढांचा देता है, सेल को एक स्ट्रक्चर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को एक स्ट्रक्चर देता है। जिस तरह अगर मैं आपसे पूछूं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमें एक स्ट्रक्चर देता है, तो आप बोलेंगे हड्डियां। लेकिन उस हड्डियों के ढांचे को क्या बोलते हैं, तो एक जवाब निकल के आएगा, उसे बोलते हैं स्केलेटन यानी कंकाल। तो अब यही बात यहां पर लागू कीजिए। इसी तरह सेल को जो ढांचा दे रहा है, सेल को जो स्ट्रक्चर दे रहा है, डेफिनिट शेप दे रहा है, वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER मैंने बोला इज जनरली नोन एज स्केलेटन, कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल, जो कि अभी क्लियर हुआ। इसे कंकाल तंत्र बोलते हैं, इसे कंकाल कहते हैं क्योंकि ये ढांचा दे रहा है। आपसे अगर लॉजिकली पूछा जाए, अगर मान लीजिए हमारे शरीर में ढांचा ही नहीं है, हड्डियां ही नहीं है, तो हम मांस का लोथड़ा, अ बंच ऑफ फ्लैश होंगे, ठीक, तो स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर सेल में नहीं है, इमेजिन कीजिए यहां पर ये ना हो, यहां ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आने लगेगा, ये ऊपर आने लगेगा और कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस को डैमेज कर देंगे। यानी सेल का अस्तित्व, सेल का जो ओरिएंटेशन है वो खत्म हो जाएगा। और अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है, ये जान लीजिए। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटन की तरह कार्य करके स्टेबिलिटी देती है, सेल को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यह फंक्शन अपने आप में से यूनिक बनाता है। अगर बात करें एक्स्ट्रा फंक्शन की, तो ऐसा नहीं कि इसके और फंक्शन नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स नंबर ऑफ फंक्शन, लेकिन उनमें मेन फंक्शन आया निकल कर, जो मैंने बोला, ये ढांचा देता है और ढांचा देने की वजह से ही, एक स्ट्रक्चर देने की वजह से ही इसे स्केलेटन कहते हैं। तो मैं बार बार आपको बता दूं, ये सारी बातें आपको बेसिकली पूछी जाती हैं, पूछी जाती रही हैं, तो इन पर आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपने पढ़ा अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो मेन पार्ट और हैं जिसे कहा गया है RER एंड दूसरे को कहा गया है SER, वेयर ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट हम R को और S को समझेंगे। R का मतलब है यहां पर रफ, और रफ को हिंदी में बोलते हैं खुरदुरा, और S का मतलब है यहां पर जस्ट अपोजिट स्मूथ, और स्मूथ को हम हिंदी में बोलते हैं चिकना। तो समझिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो RER है उसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरा अंतःपृथ्वी जालिका। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। अब समझने का प्रयास कीजिए खुरदरा और चिकना वो रीजन क्या है। मान लीजिए अभी यहाँ पर आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं, सबके हाथों में जो हेयर है, अगर आप उन पर अपनी फिंगर चलाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके हाथों पे बाल है, और वो बाल आपको कहीं ना कहीं इसलिए फील हो रहे हैं क्योंकि वो सतह को थोड़ा रफ कर रहे हैं, तो आपको फील हो रहा है। लेकिन जब आप ट्रिम कर देंगे या आप इन्हें वैक्स कर देंगे, उसके बाद अपने हाथ पे, जो लड़कियां मैक्सिमम करती हैं, अपने हाथ पे हेयर को वैक्स कर देती हैं, और जब फिंगर चलाई जाती है तो वो स्मूथ फील होता है। यानी जब किसी भाग के ऊपर कोई चीज पड़ी हो, कुछ भी पड़ा हो, तो वो रफ है, तो वो अभी ये रफ है, और जब वो चीज ना हो, वो चीज हट जाए तो उसे फिंगर आप इजीली चलाएंगे तो वो स्मूथ है। उसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या है इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। राइबोसोम भी आपका एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल है। लेकिन ये जान लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको समझ में आना चाहिए कि रफ ER को रफ क्यों बोल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग रफ एरिया। तो उसका रीजन है रफ होता है वो राइबोसोम की वजह से। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स की वजह से ये रफ हो गया। और ये रफ क्यों नहीं है, स्मूथ क्यों है, ऑब्वियस सी बात है, राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो दो तरह के आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक को बोला है रफ ER और एक को बोला है SER, और इन दोनों का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। इन दोनों के फंक्शन टोटल मिलाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप RER के जो मेन फंक्शन है वो, और कुछ जो फंक्शन SER के हैं वो समझाना चाहूंगा, और आप उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि RER और SER में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें तो RER पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम का एक्स्ट्रा जो पूरा जो बेसिक अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन पूरी जो इसके बारे में बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बताने वाला हूं RER पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ये बाद में पढ़ेंगे, पर क्योंकि कॉन्सेप्ट जान लेना चाहिए। राइबोसोम्स को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम्स को, और राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसके ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका भी प्रोटीन में सपोर्ट होगा ना, इसका प्रोटीन में सपोर्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं बॉडी में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए, बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में सपोर्ट करता है आपका RER। अब एक बेसिक बात मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, उन 5 न्यूट्रिएंट में से एक वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट है, जिसका मेन काम है बॉडी बिल्डिंग करना, शरीर का निर्माण करना। आपने नोट किया होगा जितने पहलवान होते हैं या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन की डाइट ज्यादा लेते हैं। प्रोटीन डाइट ज्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि उनकी मसल्स के जो टिश्यू होते हैं वो टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग नए टिश्यूज की होती है। तो नए टिश्यूज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, और प्रोटीन लिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो प्रोटीन जो बॉडी के अंदर जा रहा है वो कहां स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा जाकर RER में। RER में वो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी तुरंत प्रोटीन नहीं लेगी, बॉडी के अंदर प्रोटीन स्टोर होगा RER में, देन वो कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में, और फिर हम उसे यूज में करेंगे। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट लगती है या आपको अपनी मसल गेन करनी होती है, तो जब जब आपको प्रोटीन की नीड होती है, और वो प्रोटीन जो बॉडी के अंदर आ गया है वो कहां इकट्ठा हो गया है, वो इकट्ठा हो गया है RER में। RER के अंदर आके वो इकट्ठा हो गया है, और जहां जहां नीड होती है वहां पर इसे
ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। मैं दोबारा बता दूं, ये प्रोटीन इकट्ठा हुआ है आरईआर में, आरईआर इसे बाहर लाने का कार्य करता है। कहां से? सेल से बाहर लाने का कार्य करता है। पहले प्रोटीन को भेजता है गोल्जी एपरेटस में। अब बात आती है गोल्जी एपरेटस क्या है। जिस तरह ये एक सेल ऑर्गेनल है, गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी का भी एक सेल ऑर्गेनल है। तो अभी हम उनकी बातें नहीं कर रहे, लेकिन नाम आ गया है। तो आरईआर उस प्रोटीन को भेजता है गोल्जी एपरेटस में, और गोल्जी एपरेटस से वो प्रोटीन जाता है बॉडी की उन पार्ट्स में जहां पर प्रोटीन की नीड होती है। तो पहला काम आरईआर का क्या है? पहला काम है प्रोटीन का सीक्रेशन। पहला, आगे अगर बात करूं, इसी काम को आगे बढ़ाऊं, तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो हमारे अंदर होती हैं, इसको बता रहा हूं मैं अभी। तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स में ये जो आरईआर है वो एंटीबॉडी मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करता है। समझिएगा जरा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं? ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो आरबीसी का फंक्शन आगे बात करेंगे, ये भी टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन शुरू हो गई ये बात तो बता रहा हूं। आरबीसी ब्लड को रेड कलर देती हैं। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, रक्षा करती हैं हमारी बीमारियों से। तो बीमारियों से रक्षा करने के लिए डब्ल्यूबीसी को क्या चाहिए होते हैं? एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी कौन बना रहा है? वो एंटीबॉडी बनाने में सपोर्ट कौन कर रहा है? वो एंटीबॉडी बनाने में सपोर्ट कर रहा है आरईआर, क्योंकि सेल तो पूरी बॉडी में है ना, सेल पूरी बॉडी में है। तो डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल के अंदर ही है, सेल के अंदर ही रहता है। तो डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स हैं उनके अंदर कौन? आरईआर क्या फेवर कर रहा है? ये बनवा रहा है, एंटीबॉडी बनवा रहा है, और एंटीबॉडी बनाने के बाद वो हमारी बीमारी से रक्षा कर रही है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये अभी मैं केवल आपको आरईआर के फंक्शन बता रहा हूं। एक और फंक्शन की बात करूं तो पैंक्रियाज अग्न्याशय बोलते हैं, अग्न्याशय। तो पैंक्रियाज निकालता है पैंक्रिएटिक जूस अपने अंदर से। तो पैंक्रिएटिक जूस निकालता है कौन? लिख दे रहा हूं यहां पर, पैंक्रियाज एक अंग है आपका, इतना तो आपको पता होगा। पैंक्रिएटिक जूस जो निकालता है, और पैंक्रिएटिक जूस के अंदर से एक पैंक्रियाज निकालता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मैंने कहा ना। बेसिकली ये जब आप समझ लेंगे तो बहुत सी बातों के आंसर तो आप अपनी बॉडी से अपने आप दे दिया करेंगे। जैसे मैंने बोला, पहला काम प्रोटीन का संश्लेषण। क्यों? राइबोसोम पाए जाते हैं, तो राइबोसोम फैक्ट्री है, तो संश्लेषण इस वजह से होता है। दूसरा काम, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो पाए जाते हैं आरईआर, वो एंटीबॉडी बनाते हैं, रक्षा करने में सपोर्ट करते हैं। तीसरा काम, जो पैंक्रियाज निकालता है, पैंक्रिएटिक जूस जो आता है, उसमें जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन सपोर्ट करता है डायबिटीज में। ये भी आगे सुन लीजिए, डायबिटीज में जिसे हम बोलते हैं मधुमेह। तो मधुमेह रोग में जो हार्मोन सहायता करता है ग्लूकोज को पचाने में, वो होता है इंसुलिन, और ये निकालता है कौन? पैंक्रियाज। तो इंसुलिन हार्मोन को निकालने में, प्रोडक्शन में सहायता करता है आपका आरईआर। इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन के निकलने में, इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है आरईआर। तो मैं आपको दोबारा एक बार आरईआर के फंक्शन बता दूं। ये मेजर फंक्शन है। मैंने आपको बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स, आरईआर, एसईआर। आरईआर को आरईआर क्यों बोला? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री होने की वजह से पहला काम हो गया प्रोटीन का संश्लेषण। दूसरा काम डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी का बनना, एंटीबॉडी जो कि बीमारी से लड़ने में रक्षा करेंगी। तीसरा काम पैंक्रियाज से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन को फेवर करना, और इंसुलिन हार्मोन की कमी में ही लोगों को होता है डायबिटीज। आपने सुना होगा जिनको डायबिटीज हो जाता है उनकी बॉडी में डॉक्टर द्वारा उनकी स्किन में इंसुलिन नाम का हार्मोन इंस्टॉल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में कहीं ना कहीं पैंक्रियाज अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहा। तो पैंक्रियाज के फंक्शन को इफेक्ट होने की वजह से इंसुलिन नाम का हार्मोन कम निकलता है। उसी इंसुलिन को निकालने में एक सपोर्टिव रोल अदा करता है आरईआर। ये मेन 3 फंक्शन काउंट किए जाते हैं आरईआर के। और अगर इसमें ओवरऑल फंक्शन पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरईआर, और आपको ऑप्शन में ये दो ना दिए जाए, तो ये आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि
ये फंक्शन इसके हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे फंक्शन है प्रोटीन का संश्लेषण। और प्रोटीन का संश्लेषण किस वजह से प्रायोरिटी पे है? बिकॉज ऑफ, इसी की वजह से नाम पड़ा है ना इसका, जिसकी वजह से नाम पड़ा है, ये इसका मेन फंक्शन है। उम्मीद है RER का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको ये कहा हुआ है, जो भी सेल ऑर्गेनल या जो भी कंटेंट आपको मिलेगा उसका बेसिक आपको समझ में आएगा। आपकी बॉडी के अंदर ही पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपकी इंटरनल पार्ट्स को आज हम बात कर रहे हैं। अब बात करता हूं मैं दूसरा जो हमारा पार्ट है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या होता है भाई, ये क्या करता है, तो उसको जानेंगे, स्मूथ को जानेंगे और ओवरऑल फंक्शन हमें क्लियर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका भी मेन फंक्शन पहला, प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनका संश्लेषण, इनको जैसे वो प्रोटीन का करता है, ये करता है सिंथेसिस करता है किसका, वसा। तो मैं बता रहा था आपको कि इसका काम है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। लिपिड्स में अगर देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड, अभी आपको एक चीज याद आएगी तुरंत, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये पदार्थ के नाम है फॉस्फोलिपिड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको याद हो सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो जवाब होगा नेचुरल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज की, जो नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये बता चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड की और प्रोटीन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में जो लिपिड और प्रोटीन लिया जा रहा है, वो कौन दे रहा है? प्रोटीन दे रहा है हमारा RER और लिपिड दे रहा है हमारा SER। तो SER का काम है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में सपोर्ट करते हैं, किसके द्वारा? फॉस्फोलिपिड को एब्जॉर्ब करके, सिंथेसाइज करके, संश्लेषण करके। तो संश्लेषित होने के बाद इसका मेन काम निकल के आया कि ये फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो भी है उसका संश्लेषण करते हैं, जिसमें लिपिड काम आता है सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में। तो एक मेजर फंक्शन क्या आ गया? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रोल अदा करता है आपका SER। होप समझ में आएगा। जिस तरह RER का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, SER का मेन फंक्शन फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। अगर बात करें तो जो इसके अलावा, प्रोटीन के अलावा और जो प्रोडक्ट होते हैं, अदर प्रोडक्ट्स कैल्शियम एटसेट्रा, उनके भी ट्रांसपोर्ट में सपोर्ट करता है SER। अदर प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट, यहां से वहां ले जाने में सपोर्ट करता है SER। और यह आपको समझ में आना चाहिए। आपकी मसल्स जो होती हैं, बॉडी मसल्स, उनके कॉन्ट्रैक्शन में, फैलने में सपोर्टर का रोल अदा करता है SER। आपकी मसल, जैसे मैं दबा रहा हूं, ये कर रहा हूं, मसल खिंच रही है, जितना भी खिंचाव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सपोर्टिव रोल दे रहा है SER। ध्यान देने वाली बातें हैं। और एक जगह और, ब्रेन में जो आपकी सेल पाई जाती हैं, तो ब्रेन सेल के अंदर भी जब सेल है तो वहां भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता होगा। तो ब्रेन के अंदर जो सेल पाई जाती हैं, उसके अंदर जो मेल एंड फीमेल हार्मोन, मैं इस बात को और अच्छी तरह समझा दूं। आपके ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है पिट्यूटरी, जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वही मास्टर ग्लैंड बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड है उन पर कंट्रोल करती है। तो वहीं से वो कंट्रोल करती है मेल एंड फीमेल हार्मोन, मेल और फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है। तो उन हार्मोन्स को जो सीक्रेट करती है
जो जहां से सीक्रेशन होता है उन मेल और फीमेल हार्मोन के संश्लेषण में भी सहयोग करता है आपका SCR। तो मैं एक बार दोबारा दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन आपको रिपीट कर दे रहा हूं, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और SER और RER के फंक्शन बता रहा हूं मैं आपको। RER का मेन फंक्शन है प्रोटीन का संश्लेषण, ये आपको आना चाहिए। वो प्रोटीन का संश्लेषण क्यों करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों करता है, बिकॉज ऑफ उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। उसी तरह SER का मेन फंक्शन है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण क्यों करती हैं, क्योंकि इनको सेल मेम्ब्रेन में सपोर्ट करना होता है। बाकी इनके जो फंक्शन है वो एक्स्ट्रा फंक्शन है जिनको भी आपको जानना चाहिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, और सेल आपकी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको इसको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोलते हैं केमिकल लोचा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। ये सारी चीजें मैं जब आपको साइकोलॉजी खत्म करूंगा, जब साइकोलॉजी के हम लास्ट वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने अपनी बॉडी से रिलेटेड बेसिक चीजें अच्छी तरह जान ली। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट, ये कंटेंट आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और जो भी आपको इसमें डाउट्स हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं जो वास्तव में एक्साइटेड बच्चे हैं, जो चाहते हैं पढ़ना, वो इसे देखें और मुझे बताएं। और अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एनकरेज करते रहें, पढ़ते रहें। आपको नए नए वीडियोस इफेक्टिव तरीके से देने के लिए मैं आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।